भारतीय संविधान के एक बहुत ही बुनियादी हिस्से पर बात करेंगे, भाग 1, जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र मतलब द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से जुड़ा है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी भाग पर है और कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य प्रावधान हैं उनको आसान भाषा में समझें। नमस्ते। हाँ, ये भाग बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरह से ये भारत की संवैधानिक पहचान की नींव है। यही पता चलता है कि भारत असल में है क्या और इसकी सीमाएं कैसे तय होती हैं या बदली जा सकती हैं। तो चलिए सीधे अनुच्छेद 1 से शुरू करते हैं। इसमें लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। पहली बात तो यही है, देश के 2 नाम, इंडिया भी भारत भी। बिल्कुल। संविधान सभा में इस पर काफी क्या कहते हैं चर्चा हुई थी। अंत में दोनों नाम रखे गए। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा जरूरी बात है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का इस्तेमाल। इसे राज्यों का परिसंघ यानी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा गया है। ये बहुत अहम है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर है? नहीं नहीं, इसका गहरा संवैधानिक मतलब है। राज्यों का संघ ये दिखाता है कि भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच किसी समझौते, किसी अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है। ऐसा नहीं कि राज्य साथ आए और कहा चलो एक देश बनाते हैं। नहीं, संघ पहले है, राज्य उसके हिस्से हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी भी राज्य को इस संघ से मतलब भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ओके, तो इसी वजह से भारतीय संघ को अविनाशी या इंडिस्ट्रक्टिबल कहा जाता है। मतलब देश की एकता को तोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। संघ अविनाशी है, कोई राज्य चाहे भी तो अलग नहीं हो सकता। और ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले एक मजबूत केंद्र चाहते थे। शायद विभाजन का अनुभव भी दिमाग में रहा हो। इसीलिए तो भारत के सिस्टम को अक्सर क्वाजी फेडरल मतलब अर्धसंघीय भी कहते हैं। केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है राज्यों के मुकाबले, खासकर जब राज्यों की सीमाओं की बात आती है। समझ गए। तो अनुच्छेद 1 ने नाम और देश का मूल स्वरूप तय कर दिया, एक अविनाशी संघ। अब अनुच्छेद 2 पर आते हैं। ये किस बारे में है? देखिए, अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है या नए राज्य बना सकती है। पर ये मुख्य रूप से उन इलाकों के लिए है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। अच्छा, मतलब कोई बाहरी क्षेत्र भारत में मिलाना हो तो, जैसे हाँ, सामग्री में सिक्किम का उदाहरण दिया है। हाँ, सिक्किम बिल्कुल सही उदाहरण है। 1975 तक सिक्किम भारत का एक संरक्षित राज्य था, मतलब प्रोटेक्टोरेट था। भारत उसकी रक्षा और विदेश मामले देखता था, पर वो पूरी तरह भारत का अंग नहीं था। फिर जैसा कि आप कह रही हैं, 36वें संविधान संशोधन 1975 से उसे भारत का 22वां राज्य बनाया गया। यह अनुच्छेद 2 की शक्ति का इस्तेमाल था। एक बाहर के क्षेत्र को संघ में शामिल किया गया। दिलचस्प। अब आते हैं अनुच्छेद 3 पर। ये तो मुझे लगता है कि देश के अंदर की राजनीति और प्रशासन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मौजूदा राज्यों से जुड़ा है। निश्चित रूप से अनुच्छेद 3 संसद को बहुत व्यापक अधिकार देता है भारत के अंदर राज्यों की सीमाओं को बदलने का। इसके तहत संसद क्या क्या कर सकती है? देखिए, किसी राज्य से उसका कोई हिस्सा अलग करके नया राज्य बना सकती है। 2 या ज्यादा राज्यों को या उनके हिस्सों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है। किसी राज्य का एरिया मतलब क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा भी सकती है। हाँ, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है और यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा शक्तियां हैं। मतलब संसद चाहे तो किसी भी राज्य का नक्शा ही बदल दे। इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या राज्यों से पूछा जाता है? सामग्री में लिखा है कि राय ली जाती है, पर वो बाध्यकारी नहीं होती। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और यही अनुच्छेद 3 का सबसे अहम और कभी-कभी विवादास्पद पहलू भी है। प्रक्रिया यह है कि ऐसा कोई भी बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। फिर राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य या राज्यों के विधानमंडल को भेजते हैं उनकी राय जानने के लिए। तो राज्य अपनी राय दे सकते हैं कि वो सहमत हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल। राज्य विधानमंडल को एक तय समय में अपनी राय देनी होती है, लेकिन यहाँ पेच है, संसद उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति या संसद चाहें तो राज्य की राय के खिलाफ भी जा सकते हैं। राज्यों की सहमति जरूरी नहीं है। अच्छा, तो मतलब अंतिम फैसला पूरी तरह से संसद का ही है, राज्य की भूमिका सिर्फ सलाह देने तक। ये तो केंद्र को बहुत शक्तिशाली बनाता है राज्यों के मुकाबले। हाँ, संवैधानिक तौर पर देखें तो अंतिम अधिकार संसद के पास है। इसी वजह से भारत के लिए वो कहावत मशहूर है, अविनाशी संघ के विनाशी राज्य।
मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। संघ तो हमेशा रहेगा, पर उसके अंदर के राज्य, उनकी सीमाएं, उनका अस्तित्व, यहां तक कि नाम भी संसद बदल सकती है। और इस शक्ति का इस्तेमाल तो हुआ भी है कई बार। जैसे सामग्री में 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम का जिक्र है, वो भाषा के आधार पर हुआ था। फिर 2000 में 3 नए राज्य बने, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और हाल में 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। ये सब अनुच्छेद 3 से ही हुआ। बिल्कुल, ये सारे उदाहरण अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति के ही हैं। इन सभी मामलों में संबंधित राज्यों से राय ली गई थी, कहीं सहमति थी, कहीं नहीं भी थी, लेकिन अंतिम फैसला संसद ने ही लिया। इसने समय समय पर भारत के नक्शे को बदला है, कभी प्रशासन के लिए, कभी भाषा के लिए, कभी विकास की जरूरतों के हिसाब से। चलिए, अब अनुच्छेद 4 को समझते हैं। ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बने कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ये एक तरह से प्रक्रिया को साफ करता है, प्रोसीजरल क्लैरिटी देता है। इसका सीधा मतलब ये है कि नए राज्यों को शामिल करने, जो अनुच्छेद 2 में है, हाँ, या मौजूदा राज्यों की सीमाएं बदलने, जो अनुच्छेद 3 में है। हाँ, इन कामों के लिए संसद को संविधान के अनुच्छेद 368 वाली जो विशेष प्रक्रिया है ना, हाँ, हाँ, वो जिसमें विशेष बहुमत चाहिए होता है, 2/3 वाला। हाँ, बिल्कुल, उस जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर ये बदलाव होते कैसे हैं अगर संविधान संशोधन नहीं है तो? ये बदलाव साधारण बहुमत से, मतलब सिंपल मेजॉरिटी से, और सामान्य विधायी प्रक्रिया से हो सकते हैं। जैसे कोई आम कानून पास होता है ना संसद में, बिल्कुल वैसे ही। उपस्थित और वोट देने वालों के आधे से ज्यादा का समर्थन चाहिए बस। ओके, तो ये तो प्रक्रिया को काफी आसान और लचीला बना देता है। मतलब संसद के लिए जरूरत पड़ने पर राज्यों का पुनर्गठन करना उतना मुश्किल नहीं है। एकदम। और शायद यही संविधान बनाने वालों की सोच थी कि देश की एकता और विकास के लिए अगर आंतरिक सीमाओं को बदलना पड़े तो प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं होनी चाहिए। एक लचीलापन जरूरी था। सामग्री में 1950 के बाद से भारत के राज्यों के बनने बदलने का एक छोटा सा इतिहास भी है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि भारत का अंदरूनी नक्शा कितना बदलता रहा है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। आज जो हम भारत का नक्शा देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। आजादी के ठीक बाद तो सबसे बड़ी चुनौती थी सैकड़ों देसी रियासतों को भारत में मिलाना, वो जो प्रिंसली स्टेट्स थी। हाँ, सरदार पटेल ने वो काम किया था। जी हाँ, बहुत बड़ा काम था वो। उसके बाद राज्यों की अंदरूनी सीमाओं का सवाल उठा, खासकर भाषा के आधार पर। इसके लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, एसआरसी, और उसकी सिफारिशों पर 1956 में कानून आया। उसने भाषा को मुख्य आधार बनाकर राज्यों का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया। तब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। लेकिन ये सिलसिला 1956 में रुका नहीं, बदलाव तो उसके बाद भी होते रहे। बिल्कुल जारी रहे। 1960 में देखिए, बॉम्बे राज्य को भाषा के आधार पर महाराष्ट्र, गुजरात में बांटा गया। फिर उत्तर पूर्व में देखिए, 1963 में असम से अलग होकर नागालैंड राज्य बना। और 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ था, जिससे हरियाणा बना, और कुछ पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश को गए, जो बाद में पूरा राज्य बना। हाँ, वही भाषा और क्षेत्रीय पहचान का ही मामला था। फिर 1972 में उत्तर पूर्व में 3 और राज्य, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, पूर्ण राज्य बने। फिर 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। ये पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। और गोवा भी, जो दमन और दीव से अलग हुआ। और फिर 2000 में वो 3 राज्य, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये विकास और प्रशासनिक कारणों से बने थे शायद। हाँ, मुख्यतः प्रशासनिक सुविधा और क्षेत्रीय विकास की मांगे थी। और फिर 2014 में, जैसा हमने कहा, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। और सबसे ताज़ा और बड़ा बदलाव तो 2019 में हुआ, जब जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म करके उसे अनुच्छेद 3 के तहत ही 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। बिल्कुल। तो ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे भारत की आंतरिक सीमाएं स्थिर नहीं रहीं। प्रशासन, भाषा, विकास, राजनीति, इन सब वजहों से इनमें लगातार बदलाव और पुनर्गठन होता रहा है। और ये सब संविधान के भाग 1 की वजह से ही संभव हुआ। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम संक्षेप में देखें तो श्रोताओं के लिए संविधान के भाग 1 की मुख्य बातें क्या होंगे? जरूर, कुछ खास बातें याद रख सकते हैं। पहला, भारत का संवैधानिक नाम इंडिया अर्थात भारत है, और ये राज्यों का संघ है, परिसंघ नहीं। दूसरा, ये संघ अविनाशी है, कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। हाँ। तीसरा,
संसद अनुच्छेद 2 से नए इलाके या राज्य संघ में शामिल कर सकती है। ठीक है। चौथा, संसद अनुच्छेद 3 से मौजूदा राज्यों को बदल सकती है, नया राज्य बना सकती है, सीमा, क्षेत्र या नाम बदल सकती है। ठीक है। पांचवा, इस प्रक्रिया अनुच्छेद 3 वाली में राज्य की राय ली तो जाती है, पर संसद उसे मानने को बाध्य नहीं है। छठा, ये सारे बदलाव अनुच्छेद 2 और 3 वाले साधारण कानून की तरह होते हैं। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 नहीं माने जाते। अनुच्छेद 4 ये कहता है। और सातवां, भारत का राजनीतिक नक्शा हमेशा बदलता रहा है, अलग अलग कारणों से, और सबसे नया उदाहरण 2019 का जम्मू कश्मीर पुनर्गठन है। बहुत अच्छे से आपने इसे समझाया। तो आज हमने संविधान के भाग 1 से भारत की क्षेत्रीय बनावट की नींव और उसके लचीलेपन को समझा। ये दिखाता है कि कैसे हमारा संविधान देश की एकता को सबसे ऊपर रखते हुए भी बदलती जरूरतों के हिसाब से ढलने की क्षमता रखता है। हाँ, ये भारतीय संघवाद का एक अनोखा पहलू है। एक तरफ तो संघ की एकता अटूट है, दूसरी तरफ राज्यों की सीमाओं में बदलाव की इतनी गुंजाइश। ये संतुलन काफी दिलचस्प है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि आखिर संविधान बनाने वालों ने राज्यों की सीमाओं को बदलने का इतना लचीला तरीका क्यों अपनाया होगा, जहां संसद की इच्छा इतनी अहम है और राज्यों की सहमति या असहमति मायने नहीं रखती। क्या इसके पीछे सिर्फ प्रशासनिक सुविधा थी, या राष्ट्रीय एकता को हर कीमत पर बनाए रखने की सोच थी, या फिर उस समय जो रियासतें मिल रही थीं उसकी जटिलताओं का असर था? इसके पीछे क्या वजह रही होंगी, इस पर सोचा जा सकता है। नमस्कार, आज हम भारतीय